नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे चीन के विदेश मंत्रालय में हुई उठापटक की, रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात की, इजराइल में हो रहे बवाल की, पाकिस्तान अमेरिका रक्षा संबंधों में आ रही मजबूती की और श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शुरुआत सर चीन से ही करते हैं। चीन के विदेश मंत्री लापता हो गए, उनको पद से हटा दिया गया। वांग यी को दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, जो कि अब तक शायद वहाँ पर जो चीन का विदेश मंत्रालय से संबंधित विभाग है उसके निदेशक थे। तो उनको क्यों पद से हटाया गया, और ख़ास तौर पर हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की वांग से मुलाकात के ठीक बाद ये खबर सामने आई। क्या इनका भी आपस में कोई संबंध है, इन दोनों इस मुलाकात का भी? नीरज जी, देखिए, सब दो चीज़ें हैं चीन के बारे में कि हर एक चीज़ बड़ी उनकी गुप्त रहती है जी। जल्दी पता नहीं लगती कि किस तरह हुआ है। और जो इनके साथ हुआ है, किन गांग के साथ जो हुआ है जी, 1 महीने तक वो नज़र नहीं आए, 4 हफ्ते तक कुछ पता ही नहीं था उनका। जी। लास्ट मीटिंग उनकी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन गए थे, उनके साथ हुई। और उसके बाद उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई। इंडोनेशिया जाना था आसियान में, वो नहीं गए। 1-2 और मीटिंग्स थी जहां वो नहीं गए, उनके बारे में कोई खबर नहीं आई कि वो हैं कहाँ। और अगर देखा जाए तो वो उनको कहते थे कि बहुत मेटोरिक राइज हुई थी, बहुत जल्दी। जी। वो मतलब 57 साल बहुत यंग मानी जाती है उम्र चीन में। और जो फॉरेन मिनिस्टर बन गए थे उनके, वांग वी को रिप्लेस करके। वांग वी तो कई सालों से चल रहे थे, 9-10 साल से वो 10 साल तक रहे थे। और ये भी इनका, किन गांग का भी ऐसा नहीं था कि काफ़ी एक्सपीरियंस था, ये काफ़ी सालों तक, इनफैक्ट 6-7 साल तक तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री के वो स्पोक्स पर्सन रहे हैं जी। उससे पहले उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर भी रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, और काफ़ी करीब माने जाते थे शी जिनपिंग के जी। और तभी ये आए थे। और जब ये, और इसके पहले ये थे अमेरिका में राजदूत थे जी, जहाँ पर काफ़ी वोकल थे जी। और वहीं से आने के बाद फिर इनको जो है फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। और जब बनाया गया तो कुछ बड़ी जल्दी ये इतने एग्रेसिव थे चीन को आगे प्रमोट करने में, चीन की बातें आगे करने में जी, कि इनको वुल्फ वॉरियर पॉलिसी का नाम दिया गया जी। कि वुल्फ मतलब एक भेड़िया की तरह वो अपनी पॉलिसी लेकर के और उसी पर कॉन्संट्रेट करते थे जी। बिल्कुल एग्रेसिव और असर्टिव थे। तो एक बाय की चीज होना, और भी कब 6 महीने, सिर्फ 6 महीने रहे जी। उसके बाद ये नहीं हुआ जी, पता नहीं लगा। और ऐसा नहीं कि ये चीन में पहला है जी। अब पहले जाएं तो करीब 6-7 के साथ ऐसा हो चुका है। इनफैक्ट पिछले ही साल इनके एक और मिनिस्टर थे जिनके साथ ऐसा हुआ, वो 1 महीने या करीब 1.5 महीने तक नज़र नहीं आए। उसके बाद पता लगा कि उनके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जी, तो इसलिए उनको रखा गया। तो न्यूज़ तो लोगों को ये भी लगा कि हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन इनको जो है स्टेट काउंसिल से नहीं हटाया गया है अभी जी। और स्टेट काउंसिल एक बहुत प्राइम बॉडी है, मतलब मेन बॉडी है जी। तो वहाँ से नहीं हटाने का मतलब है कि शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जी इनके अगेंस्ट, लेकिन कहा नहीं जा सकता है जी कि क्या है, क्योंकि जनरली लोग जो हटाए गए हैं जिनके अगेंस्ट कुछ न कुछ करप्शन चार्जेस हैं जी, या कोई अफेयर या कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उस समय ये चीज़ होती थी जी। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो लोग नहीं समझते थे कि ऐसा होगा, क्योंकि जब ब्लिंकन गए थे उन्होंने किन गांग को तो इनवाइट किया था जी US में आने के लिए कि संबंध सुधारने के लिए जो इस पर आगे बढ़ा जाए जी। क्योंकि आप देखिए 4-5 टॉप डिप्लोमेट्स जो है इनके मिनिस्टर्स, और वो भी US के चले गए चाइना में जी। लेकिन अभी चीन से वहाँ कोई नहीं गया। और चीन चाहता, और US चाहता है कि रूस के साथ जो चीज़ दुनिया में चल रही हो, चीन जिस तरह एग्रेसिव हो रहा है, खास करके ट्रेड के मामले में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको किसी तरह रोका जाए जी। तो ये चीज़ चल रही थी। इसी बीच ये सब चीज़ होना थोड़ा सा अजीब अलग तो लगता ही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि
इनके साथ ये बीच में तो चूंकि कभी किसी उसमें आए नहीं, जी, पार्टिसिपेट ही नहीं किए कि कुछ कहा जाए कि किसी से बातचीत हुई हो, लेकिन ये जरूर था कि वांग ही जो कि इनसे पहले थे और जो अभी फिर बने हैं, जी, इनके और इनके बीच में वो जो टसल है वो चल रही थी जी, आपस में, क्योंकि वांग भी 10 साल तक तकरीबन फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे। बहुत बड़ी बात होती है जी, 10 साल तक वो इन्फ्लुएंस करते रहे, जी, और इनके आने से इतनी जल्दी ये थोड़ी बहुत तो टसल थी ही। जी, फिर ये भी कहा गया, रूमर्स थे कि पावर स्ट्रगल के साथ साथ कि किम गांग जो थे अभी, इनका किसी टीवी एंकर के साथ भी अफेयर जी, था। जी, वो भी चीज़ न्यूज़ में आई थी जी, कि हो सकता है वो भी चीज़ हो जिसकी वजह से ये चीज़ जी। हुई हो। और जैसे कि आपने बताया कि वो स्पोक्स पर्सन तो थे ही, तो उसी बिल्कुल दौरान के भी हो सकते हैं संबंध। वही जी, चीज़ जी, आगे आ रही है कि ये जी, चीज़ हो सकती है जी, इसके बीच में। दूसरी तीसरी चीज़ ये भी आई थी कि ये इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे, जी, इतने वोकल थे कि बीच में जो अमेरिका से संबंध इतने बिगड़े थे रशिया के, उसमें वो भी थोड़ा बहुत लगा कि शायद इन्होंने उस पर बनाने की जगह जी, बिगाड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा वो किया। कहते हैं आग में घी देने वाली काम इन्होंने किया, जी, जो कि हालांकि कोई न्यूज ऐसी नहीं आई, लेकिन जो बाकी हैं लोग कह रहे हैं, जो जानकार हैं, हांगकांग में कहिए, सिंगापुर में कहिए, या जो यूएस के थिंक टैंक्स हैं, उनके लोग ये कह रहे हैं कि ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, जी, जो कि ये भी एक कारण हो। जी, तो यही था कि इस वजह से, और बीच में तो कोई था नहीं, तो वांग ही थे। और उस समय जब आपने कहा कि जब ये अजीत डोवल से मिले, उस समय अफ्रीका में थे ये लोग, जी, जब मीटिंग वहाँ चल रही थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, जी, ब्रिक्स की, ब्रिक्स की, जी, तो उसमें ये मीटिंग हुई और वहीं थे, तब ये अनाउंसमेंट हुआ जी, कि वो दोबारा बनाए गए हैं। जी, तो ये जो चीज़ थी, मुझे लग रहा है कि ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जो सिचुएशन अभी है चीन की, चीन देखिए उसने अमेरिका से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं किया है जी, चीन ने, चाहे इंडो पैसिफिक पे था या जी, कहीं भी था। जी, रूस के ऊपर भी, रूस को उसने डायरेक्ट सपोर्ट भी नहीं किया, ना उसको उसने रूस के अगेंस्ट कुछ बोला है। जी, हालांकि उसने 12 पॉइंट शांति वाले जो प्रस्ताव थे जी, वो दिए हैं, लेकिन उसमें उसने कुछ और ऐसी चीज़ नहीं की है। जी, अरब में देख ही रहे हैं आप, वो आगे बढ़ रहा है। जी, और जो चीन जो जगह लेना चाहता है, जो आप कहिए कि यूनिपोलर वर्ल्ड का जो वो लीडर बनना चाहता है, रशिया अमेरिका को पीछे करके, उसको ये इवन शी जिनपिंग ने बोला है जी, कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, जी, कोऑपरेशन चाहते हैं, क्योंकि कन्फ्रंटेशन में सबका नुकसान होना है, और इस तरह की लंबी नुकसान हो जाएगी जो रूस के साथ हो रही है, तो उनको भी पता है जी, कि क्या हालत है, बिकॉज वो तो ज़्यादा क्लोज हैं रूस के साथ अभी। जी, जी, तो नेचुरली वो एग्रेसिव पॉलिसी पर इतना नहीं चलना चाहते हैं, और ले करके सबको साथ में चलना चाहते हैं कि हम आगे इस हिसाब से बढ़ते रहें। जी, तो उस पर शायद उनको लगा कि वांग भी ज़्यादा ठीक है। जी। प्लस जो मैंने बोला 2-3 पॉइंट्स ये भी हो सकते हैं जी। उसके उनके। और वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल जी से बातचीत के दौरान कहा कि हम जबरन कहीं आधिपत्य नहीं करना बिल्कुल, चाहते। देखिए वांग भी तो आए भी थे यहाँ, जी। आपको याद पिछले जी। साल वो आए थे, हालांकि उनको बड़ा कोल्ड रिसेप्शन मिला था इंडिया जी, में। जी। उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात भी नहीं हुई थी, जी। न हो पाई थी मोदी जी, जी से, जी। लेकिन अजीत डोभाल से, उनकी फॉरेन मिनिस्टर से, जयशंकर से मुलाकात हुई थी। जी। और भारत तो हमेशा वही पॉइंट ला रहा है जी, कि ये चीज़ नहीं होना, वो कह तो रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जी, लेकिन वो जो बैक स्टेज में वो यही कहेंगे कि हमारा इलाका है, हम तो उसी की बात कर रहे हैं। जी, ये भी है। जी। तो वो जो कहते हैं कि वो पीठ पीछे वाली बात उनकी वो भी है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो हम उस पर बिल्डअप हमें करना चाहिए। जी, भाई अगर आप ये कह रहे हैं तो आप वापस तो जाइए जो जगह जो पहले था, जी, हम उस जगह पर जाएं, उसके बाद हम आगे की बात करें। तो ये चीज़ हम ला सकते हैं, और हो सकता है कि अगर चीन में ये सोच आ रही है कि मिल के चलना है, जी, तो हो सकता है कि इस पर बात कुछ बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। जी, हालांकि शी जिनपिंग को देखना पड़ेगा कि पीछे जाने पर उनके यहाँ क्या रिएक्शन है, जी, वो भी चीज़ आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि क्योंकि अभी चीन ने भी देख लिया है
कि इंडिया जो है, भारत जो है इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में काफ़ी एग्रेसिव हो गया है और इंडिया का साथ देने वाले कई देश हैं जी। उसके साथ ही उन्होंने ये भी देख लिया कि इजराइल और अरब के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में हैं, अच्छे संबंध हैं। और जिस तरह प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्शन चल रहा है कि इकॉनमी से लेकर के बाकी चीज़ें, देखिए दो ही चीज़ें हैं मेन, इकॉनमी और डिफेंस, दोनों अगर आपके अगर मजबूत हैं तो फिर कोई आपका कुछ कर नहीं पाएगा जी। इतने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के साथ, लेकिन चल रहा है जी। उनकी लड़ाई भी चल रही है और इकॉनमी भी चल रही है जी। तो वो जो चीज़ है वो उन्होंने भी देख लिया कि अगर भारत इसके ऊपर जा रहा है और आगे बढ़ेगा तो कन्फ्रंटेशन से फ़ायदा नहीं होगा जी। तो ये चीज़ है जो कि ये बात उनकी बीच में है। और काफ़ी जैसे वांग वी का एक और है, देखिए वांग वी इसलिए इम्पोर्टेंट एक और रीजन से थे कि अरब देशों में जो पीस डील हुई थी, जैसे सीरिया लीजिए या ईरान और यूनाइटेड अरब यूएई से लीजिए, तो इनके बीच जो डील थी उसमें वांग वी का बहुत ज़्यादा भूमिका थी उनकी जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये चीज़ें हैं और नेचुरली 10 साल तक वो रहे तो उनकी चीज़ तो आप नकार नहीं सकते बिल्कुल कि है। लेकिन एक चीज़ और कहा जा रहा है कि वांग वी की एज के हिसाब से वो काफ़ी हो गए हैं जी। जो कि एक ज़्यादा एज मानी जाती है चीन में इस अपॉइंटमेंट के लिए, इसके लिए। तो हो सकता है जो थिंक टैंक से कह रहे हैं उनका कहना है कि ये भी हो सकता है कुछ समय के लिए है जी, अस्थायी तौर पे। हाँ, अस्थायी तौर पे ही है, साल भर हो जाए 6 महीने जो भी हो कह नहीं सकते जी। लेकिन फिलहाल ये चीज़ कही जा रही है जी। कि दूसरी चीज़ है कि वो पॉलिसी कंटिन्यूएशन चाहते हैं शी जिनपिंग, तो जिसको कि ले जा सकते हैं और इसके बीच हो सकता है किसी और को आगे ले आए। जी बिल्कुल सर। रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? मॉस्को तक यूक्रेनी ड्रोनों का पहुंचना क्या पुतिन की कमजोरी का प्रतीक नहीं है? एक खबर मैं ये भी देख रहा था कि ब्लिंकन ने कहा है कि जो यूक्रेन है, रूसिया ने जितना इलाका कब्जाया था उसमें से आधा वापस ले चुका है। एक खबर ये भी आई कि शायद अगले कुछ महीनों में पुतिन चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। तो कैसे आप इन सब चीज़ों को जोड़कर देखते हैं? देखिए, अभी जहाँ तक पहले हम लोग बात करते आए हैं कि अभी तो बहुत स्लो चल रहा है वहाँ पर जी। और एक खबर तो गलत है कि उन्होंने आधा ले लिया है, सबको तो ग्राउंड पर है जी। कि टोटल जो है 5 से 7% ज़मीन शायद इन्होंने यूक्रेन ने ली है। 25% देखिए रूस ने कब्जा कर लिया था जी। 25% शायद 5% तक की जो है अभी भी जो मैप्स आ रहे हैं और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके हिसाब से ही है। और जो अभी के हालात हैं अगर आप देखें जी तो 4 चीज़ें मेन जो अभी हैं वहाँ चल रही हैं जी। वो एक तो ग्रेन डील है जी। जिसके हिसाब से सब कुछ अभी सारे देशों की चिंता बढ़ी है जी। यूएनओ से लेकर के अफ्रीकन कंट्रीज हैं बाकियों की। दूसरा जो है यूक्रेन का पहले काउंटर ऑफेंसिव चल रहा था, अब बोला गया है कि यूक्रेन ने अपना दूसरा काउंटर ऑफेंसिव चालू किया है क्योंकि पहले काउंटर ऑफेंसिव जो 2 महीने चला उसमें कुछ उनको मिला नहीं जी। कोई चीज़ नहीं मिल पाई। और जो तीसरी चीज़ है वो है रूस जो कर रहा है अटैक। हम पहले भी कहते रहे हैं कि कुछ महीनों से रूस जो है मिसाइल्स और आर्टिलरी और इन्हीं के साथ अटैक कर रहा है। ग्राउंड फोर्सेस हैं लेकिन कम चल रही हैं, डोनेस्क में या ओडेसा में तो हो नहीं रही है, डोनेस्क बखमुत इन्हीं में जो चले और महीनों से वो चले जा रहा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा गेन और नहीं है किसी का। और चौथी जो चीज़ है वो है पुतिन अपनी पकड़ जो है रूस में मजबूत कर रहे हैं, कर भी लिए हैं जी। जो पहले सोचा जा रहा था कि वैगनर के रिवोल्ट से या ये नहीं जो इतने बड़े गेंस नहीं मिल रहे हैं लड़ाई में, लेकिन वो नहीं है। और जो देखने को मिल रहा है कि वो जो है अभी भी अपनी सीट पर हैं, काबिज हैं और कब्जे में हैं। अब ग्रेन डील का आप हमको पता ही है कि देखिए 2 महीने के लिए 17 मई को ये ख़त्म हो रहा था और 2 महीने के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था पुतिन ने। और शुरू से वो कहते आ रहे थे कि डील में जो मेन इश्यूज थे उनके कि जो चीज़ें रूस के लिए थी, जैसे उनका था कि इनकी ग्रेन्स उसी और फर्टिलाइजर्स उस हिसाब से जाने चाहिए। और ये था मेन चीज़ थी लेन देन वाला, क्योंकि स्विफ्ट से इनको निकाल दिया था
जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज का डीलिंग का था, तो वहाँ से रूस को इन्होंने सैंक्शन लगा के निकाला था, तो पैसे फिर इनके आ जा नहीं पा रहे थे। तो एक वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो जिसको इन्होंने बोला था कि हमें वो होना चाहिए, इनका जो एग्रीकल्चरल बैंक है रशिया का, एग्रीकल्चरल, हाँ, उसको जो है उसमें शामिल होना चाहिए। ये मना नहीं किया था, इस वजह से इन्होंने बिल्कुल अभी रोक दिया है। और इसकी वजह से ऑलरेडी जो दाम हैं, इसके प्राइसेस हैं, वो 5 से 10% तक तो बढ़ ही गए हैं ऑलरेडी इसी वजह से। हालांकि अभी शॉर्टेज उतनी नहीं आई है, लेकिन प्राइसेस तो आपको पता है। और ये प्राइसेस का सबसे ज़्यादा नुकसान नेचुरली जो पुअर कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है, या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके ऊपर आ रही है, इंक्लूडिंग ये यूरोप में भी आ रही है जी, उनको ही प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ यहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ग्रेन अभी बंद हो गया है, तो ग्रेन्स एक्सपोर्ट का जो रास्ता है या तो लैंड रूट से, जो पोलैंड के थ्रू ही जाना है जी, और पोलैंड का जो पोर्ट है वहाँ से ब्लैक सी में वहाँ से जाएगा, या ये इसके यहाँ स्लोवानिया है, उसके जो है एक पोर्ट है वहाँ से जा सकता है। लेकिन वहाँ तक इतना ग्रेन बाई ट्रेन, बाई रेलवे और बाई रोड ले जाना मुमकिन नहीं है, जो इतना इजी था यहाँ ओडिशा पोर्ट पर ले आना जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मुश्किल वाली, हालांकि अभी वो ट्राई कर रहे हैं उसी रूट से बाई रोड लेके जाने के लिए। उससे नुकसान ये हुआ है कि पोलैंड और बाकी जो कुछ कंट्रीज़ हैं इनके यूरोपियन यूनियन के, उनमें इतना ग्रेन पहुंच गया है, इनटेक तो हो गया, आ गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया है, उनकी प्राइसें डाउन हो गई हैं। तो उनके ऊपर उनके जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो ज़्यादा उठ खड़े हुए हैं जी। तो ये जो प्रॉब्लम्स काफ़ी हो गई हैं। तो अभी यूएन ने सेक्रेटरी जनरल ने इस बीच में अपना प्रपोजल लेके आए थे कि ये ग्रेन डील एक्सटेंड हो, और इसके लिए उन्होंने 2-3 प्रपोजल दिए, जिसमें एक ये भी था कि रशियन बैंक जो इनका एग्रीकल्चरल बैंक है उसको डाल देंगे स्विफ्ट में, कि वहाँ से इनका ट्रांजैक्शन इजी हो जाए। या उनका था कि बाकी 1-2 अमेरिकन बैंक या और किसी बैंक के थ्रू किया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था रशिया के लिए करना, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज हो जाता। तो इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इतना हमने एक्सटेंड किया, डील की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी आई है, जो पूरा देश, दुनिया और यूरोपियन कंट्री सबको जो है देखना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ है जो अभी वहाँ चल रही है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, वहाँ पर जो यूक्रेन का ऑफेंसिव है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है जी। अब यूक्रेन ने 2 चीज़ें कॉन्सेंट्रेट की, एक बखमुत में वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और इसलिए बेसिकली वो चाहते हैं कि रूस का जो यूक्रेन का रास्ता है वो बंद करें, और यूक्रेन पर वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को थ्रेटन करेंगे, जिससे कि ये यूक्रेन के ऊपर यूक्रेन नहीं, क्रीमिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे, सो दैट डिवाइड हो जाए रशिया। क्रीमिया के लिए भी वहाँ भी एक फ्रंट खोल दें, और बाकी नीचे तो है। तो क्रीमिया के ऊपर फोकस करने के लिए, लेकिन वहाँ पर इनको ज़्यादा कुछ मिल नहीं पा रहा है अभी। ब्रिज उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, क्या किया, मतलब आपने देखा उसकी न्यूज़ की ब्रीच कर दिया था उसको, लेकिन उसको उन्होंने रिपेयर करके और वहाँ वो चल रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि पुतिन और एग्रेसिव हो गए जी इनके ऊपर। दूसरी चीज़ जो इन्होंने किया है कि इन्होंने जो पहले कहते आ रहे थे कि ऑफेंसिव पहले शुरू की थी इन्होंने जून में, उस ऑफेंसिव से कुछ खास हुआ नहीं, प्रोग्रेस नहीं हुआ बहुत। देखिए जैसे अभी की जो न्यूज़ थी, इन्होंने खुद का, इनका कहना है कि इन्होंने 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पिछले हफ्ते में या 10 दिन, जो 2 हफ्तों में आगे बढ़े हैं। तो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर उतने खाली इलाके में, जहाँ गांव देखते हैं आप यूक्रेन में कितनी दूर दूर पर हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। लैंड माइंस और जो अटैक्स, इनके स्टैंड ऑफ अटैक्स हैं, मतलब आर्टिलरी मिसाइल्स और बाकी इसकी रशिया की, तो ये जो है ऑफेंसिव कुछ खास नहीं चल पाया। और इसलिए 2-3 चीज़ें जो मेन हो गई हैं, अब यूरोप में भी आवाज़ उठने लगी है कि भाई हमने इतने मिलियंस ऑफ बिलियंस दिए, इतनी ज़्यादा हमने इनको टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और
मिसाइल्स और पैट्रियट से लेके जो इतनी मिसाइल्स दी गई, आप लेपर्ड टैंक्स जो इतने बड़े टैंक्स माने जाते हैं, पैट्रियट इतनी बड़ी मिसाइल बन जाती है, जेवलिन एंटी टैंक वेपन्स इनको दिए गए। इनको जो है आप देखिए स्मॉल आर्म्स, मतलब लाखों तो इनके गोले दिए गए, आर्टिलरी के स्मॉल आर्म्स दिए गए। इनको लेटेस्ट देखिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स दी गई, पैट्रियट टैंक्स दिए गए। लेकिन हुआ क्या, इतना देने के बावजूद मिला कुछ नहीं, ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा है। तो यूरोप में भी आवाज़ उठ रही है कि अब हमें ऑडिट करना चाहिए कि हो क्या रहा है जी। और इसी बीच में अभी भी चूंकि देखिए यूक्रेन का आप हिस्ट्री देखिए, करप्शन के मतलब वहाँ की पूरी गवर्नमेंट से लेकर नीचे तक करप्शन में ही थे, और अभी भी वो पॉइंट आ रहा है जी कि करप्शन जो है अभी भी वहाँ चल रहा है, जो पैसे आ रहे हैं वो इधर उधर जा रहे हैं। इसलिए एक आवाज़ उठी है यूरोपियन यूनियन में कि भाई ये एक ऑडिट कराइए कि ये हो क्या रहा है जी। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा देखना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, लेकिन यही चल रहा है। अभी हुआ क्या, लेटेस्ट देखिए, वो क्रीमिया में इन्होंने अटैक्स किया ड्रोन्स भेज करके यूक्रेन ने, जो कि मार गिराया 17 बजे थे, 11-12 इन्होंने मार गिराए। लेकिन रूस ने जो है, और इसके साथ इन्होंने अभी जो और कर दिया है इन्होंने कि एक कहते हैं कि हमें और मिसाइल्स चाहिए, एंटी अपना एयरक्राफ्ट वेपन्स चाहिए। तो ये अभी भी वेपन्स मांगे जा रहे हैं, और इनको बड़ा क्लियरली ये भी बोला गया कि भाई आप, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पूरी दुकान खुली हुई है, रिजर्व्स भी हमारे कम हो रहे हैं। तो कितना इनको दिया जाए उस पर अब थोड़ा सा डिबेट होने लगा है जी, यूरोपियन यूनियन में भी और वहाँ भी। हालांकि लेटेस्ट है कि $400 मिलियन का और अभी यूएसए ने इनको देना है जी, लेटेस्ट जो परसों की न्यूज़ आई थी। लेकिन एक और चीज़ बड़ी क्लियर की है अमेरिका ने, परसों की न्यूज़ देखिए, अमेरिका ने बड़ी क्लियरली, पेंटागन ने, व्हाइट हाउस ने बोला है कि अमेरिका सपोर्ट नहीं करता है यूक्रेन का कि वो रूस के अंदर अटैक कर रहे जी। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला है जी। क्योंकि रूस ने बोल दिया था कि अगर हमारे के अंदर ये वेपन्स आएंगे तो हम डायरेक्ट अपने ऊपर ये अटैक मानेंगे। तो ये जो है चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम अभी हो रही है यूक्रेन के लिए। और इसमें यूक्रेन ने भी ट्राई किया अटैक करने के लिए क्रीमिया में, ब्लैक सी में उसने कुछ 22-23 जुलाई को, तो उसमें भी काफ़ी उनका नुकसान हुआ, क्योंकि वो ड्रोन्स उनके काफ़ी दबा दिए गए। तो इस वजह से मुझे लग नहीं रहा है कि ये कुछ मिल पा रहा है जितना इनको चाहिए, जो ये सोचते थे कि इनके ट्रेन करके आए हैं लोग और ये आगे बढ़ पाएंगे सब चीज़ें लेने के लिए। अब रशिया ने देखिए उसके साथ क्या किया है, रशिया ने अपनी ऑफेंसिव बढ़ा दी है। जहां इसने ये ग्रेन डील से बाहर आ गया रशिया, तो सबसे पहला काम उसने किया है कि ओडेसा पोर्ट पर अटैक करना। और ओडेसा पोर्ट में इनके ग्रेन डिपोज बहुत ज़्यादा थे, वेयर हाउसेज तकरीबन 7-8 थे, जिसमें कहा जा रहा है कि 7 तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं जी। इस बेसिस पर कह के कि इन वेयर हाउसेज में एमुनिशन स्टोर हो रहा था जी। रूस ने भी बोला है कि जो जहाज इनके लेके जा रहे थे, चेकिंग तो हो रही थी, फिर भी चोरी छुपे उसमें कुछ हथियार आ रहे थे जो यहाँ पर स्टोर किए जा रहे थे, जो ग्रेन्स लेके शिप्स जा रही थी। तो ऐसी चीज़ हैं जिनको लेकर के ये काफ़ी बड़ा नुकसान है एक्चुअली। 6-7 अगर वेयर हाउसेज डिस्ट्रॉय हो गए तो वहाँ तो इनके पास कुछ है नहीं, स्टोर कहाँ करेंगे अगर ग्रेन ले भी जाएँ तो जी। पहली बात तो इसके ऊपर भी काफ़ी बड़ी वो है। रूस ने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि हमारा स्पेशल ऑफेंसिव चलता रहेगा, तो वो भी रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। और अभी रूस के बीच से बात उठी है कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर दे रहे हैं, ऑयल डिपोज पर, ऐसे उस पर हम लॉजिस्टिक सेंटर पर कर रहे हैं, अब हमें अनकन्वेंशनल टारगेट्स हैं उन पर भी करना चाहिए। कहने का मतलब कि जो जितनी भी चीज़ें बाकी बची हैं उनको भी आप डिस्ट्रॉय कीजिए, तब जा करके इनको इफेक्ट होगा। तो मतलब अगर वॉर यहाँ पर आ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि कितना नुकसान इसमें हो सकता है। भले ग्राउंड पर वो 5 किलोमीटर जैसे कह रहे हैं यूक्रेन को मिल भी जाए, लेकिन डिस्ट्रक्शन इतना हो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा। ये कि बहुत बड़ी बात है जो कि दोनों तरफ से इसमें कुछ
सोच नहीं पा रहा है या सोच नहीं रहे हैं लोग आगे बढ़ने के लिए पीस उस पर। दूसरी बात, न्यूज़ जो अमेरिका की है उसमें कहा जा रहा है कि चोरी छिपे चीन से स्पेयर्स अभी भी पहुंच रहे हैं वहाँ। ये भी कहा गया है कि कुछ कंपनीज अमेरिका की भी हैं जो अभी भी डील कर रही हैं रशिया से। उन कंपनीज ने भी बोला कि भाई हमारे ऑलरेडी थी पहले की, तो हम कमिटमेंट वही कर रहे हैं, हमें जो पैसे पैसों की जो हमें मिलने थे। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रुकी है, ये चीज़ बढ़ती जा रही है और लग नहीं रहा है कि कोई चीज़ इतनी जल्दी रुक पाएगी। नाउ अभी जो है जो रशिया ने बड़ा क्लियरली बोला है कि उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, और फैक्ट है कि बढ़ा दिया है उसने जितने मिलिट्री इक्विपमेंट है उसका। जो इन्होंने क्लस्टर बॉम्ब्स की बात हुई थी कि अमेरिका देगा, उसके ऊपर काफ़ी, क्योंकि वर्ल्ड में ऑलरेडी इसके ऊपर कन्वेंशन है 87 की, जिसमें कि ये यूएन कन्वेंशन है, उसमें कि उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स नहीं यूज़ होंगे कि डैमेज बहुत होता है। कई जगहों पर क्लस्टर बॉम्ब यूज़ हुए और उसके बाद सालों तक लोगों के नुकसान होते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका उसका सिग्नेटरी नहीं है। लेकिन चूँकि इसके अगेंस्ट अमेरिका में भी बोला गया, तो अभी यूक्रेन ने बोला है कि हम खाली यूज़ करेंगे इन्फेंट्री के अगेंस्ट इनके जो है रूस के, जिसके ऊपर ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो ऐसे करके जो चीज़ें हैं चल रही हैं। रूस ने भी कॉन्स्क्रिप्शन की ये जो पहले 27 रखी थी अपनी मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन की, वो बढ़ा के 30 साल कर दी है। तो और भी लोग मतलब उनको ये लेंगे अपनी मिलिट्री में। जहाँ तक पुतिन का सवाल है, पुतिन देखिए ऑलरेडी वो अपनी विजिट कर रहे हैं, चीन का उन्होंने बनाया कि चीन की विजिट करेंगे। अभी टर्की की विजिट ऑलरेडी उनकी फाइनल हो रखी है, टर्की में उन्होंने जाना है। और उन्होंने एक बड़ा क्लियरली बोला है कि अगर बेलारूस पर कोई अटैक आता है तो मैं उसको हम रशिया पर अटैक मानेंगे। तो मतलब उसको भी डटर करने के लिए कि ये कोई जो पहले सोच रहे थे नाटो की हम वो पनिश करें बेलारूस को। अफ्रीकन यूनियन की देखिए मीटिंग अभी हुई है, कल परसों और आज भी चल रही है सेंट पीटर्सबर्ग में। हालांकि इसमें आई थिंक 30-32 या 17-18 ही कंट्रीज़ के हेड्स आए हैं, लेकिन फिर भी वो आए हैं वहाँ पर। और रूस का कहना है कि बाकी जो है अमेरिका के प्रेशर में नहीं आए, बट उनसे बातचीत है। और मेन जो फोकस है वो है ग्रेन डील की, कि इनके पास ग्रेन्स कैसे पहुँचाएं और रशिया कैसे जो है अफ्रीका की इन कंट्रीज़ में अपना वर्चस्व कायम रखे। तो ये चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी वहाँ पर। तो इनको देखते हुए नहीं लगता कि, और तीसरा जो वो था वैगनर ग्रुप, उसको भी इन्होंने दबा दिया है पुतिन ने। अब उसका भी कोई खास अता पता नहीं है ना, मैं कहूँगा कि उसका अता पता लगने नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें देख करके नहीं लगता कि कुछ और चीज़ें हो रही हैं, और पुतिन अपनी पकड़ जो है मजबूत किए जा रहे हैं, अपने अंदर भी, अपने रशिया के अंदर भी और बाहर भी। और इनफैक्ट आप देखिए जो तार्स की रिपोर्टिंग है उसमें ये कहा गया है कि जो वेपन्स अभी मिले हैं यूक्रेन को, उसके 30% वेपन्स जो हैं ऑलरेडी रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अगर ये हालत है, आप सोचिए कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर 30% या मैं कहता हूँ कम भी डिस्ट्रॉय हैं, तो हो तो गए, जो कि ये समझा जाता था कि इन वेपन्स का कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सोचने पर मजबूर करती है नाटो को और अमेरिका को कि कितने वेपन्स दें और आगे अभी उनका होगा क्या। दूसरा, जो जिनका रशिया और चाइना के देखिए डेलीगेट्स नॉर्थ कोरिया को विजिट किए हैं। अभी भी कल ही या परसों इनके रशिया के जो मिलिट्री चीफ थे वो गए थे नॉर्थ कोरिया में। तो वहाँ भी इनका चल रहा है, नॉर्थ कोरिया और चाइना का। उसमें मैंने अफ्रीका का आपको बता ही दिया कि वहाँ पर चल रहा है। सो ये जो है आप ये समझिए कि अब जो जितना कुछ हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा तो यूक्रेन में ही हो रहा है, क्योंकि स्टैंड ऑफ जो मिसाइल्स और बाकी अटैक चल रहे हैं, सब नुकसान तो वहाँ पर हो रहा है ड्रोन से और बाकी चीज़ें से। दूसरी चीज़ एक और आई है,
ये यूएस ने ही न्यूज़ दी है, इनफैक्ट इंग्लैंड की भी, एमआई की भी न्यूज़ है कि रूस जो है अमेरिकन ईरान से जो ड्रोन्स ले रहा था उसकी अब प्रोडक्शन अपने यहाँ को प्रोडक्शन के लिए बना रहा है ऑलरेडी। इन सारी चीज़ों का जो फर्क जो है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आगे चल करके जी। दूसरी बात रही इसकी कि जो ड्रोन्स आए, डेफिनेटली एक ये बात है कि कुछ ड्रोन्स जरूर पहुँचे हैं यूक्रेन के मॉस्को में, पहले भी पहुंचे थे मॉस्को के इन एंड अराउंड, और हमने तब भी कहा था। लेकिन ड्रोन्स को देखिए आप रोक नहीं सकते। ड्रोन्स आप कितना आयरन ड्रोम वाला कर्टन भी लगा दीजिए जो इजराइल का है, ड्रोन्स इतने छोटे हैं, इतने लो फ्लाइंग पर हैं कि उनको आप रोक नहीं सकते। लेकिन फिर भी कोई इतना डैमेज नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय भी कर दिया रूस ने उसको। तो ये बहुत कोई ऐसी विचलित करने वाली बात और उसके लिए नहीं है। तो इस वजह से जो है अब और दूसरा ये देखिए अभी इसने फोकस रूस ने भी चेंज कर दिया अपना। अब वो डोनेट्स्क लेकर के, और इधर साउथ में तो चल ही रहा है, बखमूत चल ही रहा है, डोनेट्स्क में उसने फोकस कर दिया, ओडेसा में ऑलरेडी उसने अपनी चीज़ें फायर करना शुरू किया। इनफैक्ट 26 तारीख परसों की, कल या परसों में ही उसने फायर किया हुआ है। देखिए कीव पर भी फायर उसने मिसाइल दागे हैं, इसमें ओडेसा में भी और डोनेट्स्क रीजन में भी कुछ जगहों पर। तो ये जो है अब, और ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन ने कोई बहुत बड़ा अटैक कहीं किया और बहुत कुछ कैप्चर कर लिया जी। कहीं ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही है। तो एक ऑफेंसिव और एक सेकंड ऑफेंसिव या कितनी ऑफेंसिव चलेगी ये कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है, ना नाटो के ना यूक्रेन के, और रशिया तो खैर अपना वो जानता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ ये पीस वाली बात अब आएगी आगे जी। तीसरी चीज जहां तक इकोनॉमी की बात है, देखिए रशिया का बैकबोन है, तोड़ नहीं पाए रशियन इकोनॉमी की। और अभी जो है, जो मैं अभी बात कर रहा था, जो परसों से अफ्रीकन कंट्रीज की मीटिंग चल रही है सेंट पीटर्सबर्ग में, आज शायद एड्रेस कर रहे हैं पुतिन, उसमें उस एक फोकस उनका ये भी है कि ये इन कंट्रीज के साथ मिल करके डॉलर को और कमजोर किया जाए जी। दैट मीन ट्रेड जो है हम और करेंसी में करें, गोल्ड से लेकर के बाकी उसमें, और डॉलर को हम कमज़ोर करें। तो एक ये भी चीज़ ये लेके चल रहे हैं। सो ये जो है, और रूस ये कह रहा है कि लुहांस्क में हम एडवांस कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें जो खबर आ रही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा आती नहीं थी पहले, तो इस वजह से थोड़ा इसमें चूँकि प्रोग्रेस नहीं है, और अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो यूक्रेन का ही हो रहा है, और यूक्रेन अगर हो रहा है तो नाटो और अमेरिका का हो रहा है। और धीरे धीरे एक समय आएगा कि जो मैं पहले से कह रहा हूं, वॉर फटीग जो है ये धीरे धीरे आएगी, सब में आएगी, इंक्लूडिंग नाटो में आएगी जी। कि अब बहुत हो गया, कितना चलेगा जी। इजराइल ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कम करने का जो कदम उठाया है, उससे दुनिया भर में लोकतंत्र और न्यायपालिका को कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल से सीख लेकर और देश भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए दो चीज़ें बड़ी बहुत इसमें जो उभरती हैं, आती हैं। नेतन्याहू का तो बड़ा क्लियर था, राइट विंग वाले हैं वो जी, और पहले से क्या सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी अधिकार वहाँ भी थे, हालांकि इतने ज़्यादा नहीं थे जितने हमारे यहाँ हैं, वो भी देखा जाए तब भी, लेकिन अधिकार थे वहाँ जी। और शुरू कहाँ से हुआ है, देखिए सबसे पहला शुरू हुआ जब नेतन्याहू का पहले टर्म के बाद निकले थे, वो सेकंड टर्म आना था, तो इनके ऊपर ब्राइबरी, धोखाधड़ी और कई चीज़ों के केस चल रहे थे जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का लगभग तय था कि सुप्रीम कोर्ट इनको डिबार कर देगा जी। तो उस समय एक चीज़ इस पर आई जी। दूसरी, जब इनका पिछला टेन्योर था प्रधानमंत्री का, उस समय इनके एक सहायक थे, डेरे आई थिंक उनका नाम था जी, जिनको इन्होंने काफ़ी क्लोज करके इनको अपना, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपना ये लोग रखते हैं मिनिस्टर सब बाकी, वैसे इन्होंने रखा था जी। उनको जो है उनके ऊपर कुछ पहले का कुछ केस आया, क्रिमिनल केस था जिसमें उनको पहले सजा हुई थी जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये रह नहीं सकते, अपने पद से इनको हटना पड़ेगा जी, और उनको हटाया उन्होंने। तो ऐसी चीज़ें एक दो हुई जिसमें नेतन्याहू को लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट
ओवर रीच कर रहा है जी, अपने जो इसकी जुडिशियल ओवर रीच जो बोलते हैं जी, कि ये कर रहा है, इस पर जो है वो लेके चले आगे। दूसरी चीज़, चूंकि राइट विंग के हैं और राइट विंग का देखिए दो तीन चीज़ें थोड़ी क्लियर हैं वहाँ पे इजराइल में है कि नेतन्याहू की एक राइट विंग की इन लोगों का ये कहना था कि वेस्ट बैंक में जो हमेशा प्रॉब्लम हुई वेस्ट बैंक में होती है इनकी पैलेस्टीनियन से, इनका था कि हम और सेटलमेंट अपने ज्यूज़ के सेटलमेंट वहाँ लाएं। और वो चीज़ ऐसा था कि कोर्ट में थोड़ी इनको लगा कि ये कोर्ट इस पर रोक लगाएगा, नहीं मानेगा, जबकि राइट विंग चाहता है कि ये सेटलमेंट जब तक हमारे ज़्यादा वहाँ नहीं होंगे, वेस्ट बैंक गाजा में तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम वेस्ट बैंक में ही है जहाँ ये कर सकते हैं। तो सेटलर्स बढ़ाने की इनकी योजना थी जी। तो एक उनको उसमें भी लगा कि इसमें, और वो एक ये है कि ये चूँकि पैलेस्टीनियंस के लिए कि सुप्रीम कोर्ट था जहाँ जा सकते थे ऐसी चीज़ों के अपने राइट्स के लिए और इन चीज़ों के लिए, तो एक वो चीज़ थी वहाँ पर। तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें हुई तो इन्होंने जब ये दोबारा आए जनवरी में, दिसंबर में आए थे, जनवरी में इन्होंने बोला कि ये एक जुडिशियल रिफॉर्म लेके आएंगे और जो ये कह रहे थे कि एक तरह से ये जुडिशरी की काया पलट करेंगे जी, और ये बिल लेके आएंगे। और जब इन्होंने दिया तो आपको पता ही है कि मार्च में जब इन्होंने कहा उसके बाद जो है कितने वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हुए, सारी इनफैक्ट इतनी जनता कभी इकट्ठी नहीं हुई थी जी, जो इनके अगेंस्ट हुई वहाँ जनवरी में जब ये शुरू हुआ। फिर मार्च में इन्होंने बोला कि ठीक है हम हॉल्ट कर रहे हैं, बिल को रोक रहे हैं। तो बिल के मेन जो मुद्दे थे उन्होंने जो दो तीन थे और जो आपने कहा उसका इम्प्लीकेशन आगे आ सकता है बाकी देशों में। एक था कि ये कोर्ट जो है, कोर्ट की जजमेंट जो इन्होंने वो किया है कि जो कोर्ट की जजमेंट को जो इन्होंने डाला था पहले, कोर्ट की जजमेंट को जो नेसेट है या पार्लियामेंट वो पलट सकती है, जिसको इन्होंने अभी रोक दिया। दूसरी इन्होंने जो चीज़ डाली इसमें कि जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो एग्जीक्यूटिव है या ये कहिए लेजिस्लेचर है उसका ज़्यादा हाथ होगा, जो अभी ये अगले उसमें डिस्कस करेंगे। दूसरी जो चीज़ इन्होंने डाली है उसमें कि जो पार्लियामेंट या नेसेट जो चीज़ कानून बनाएगी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अब कुछ नहीं कर पाएगा, उसको नल एंड वाइड नहीं कर पाएगा। ये जो चीज़ें हैं। तीसरी जो चीज़ डाली उसमें कि ये जो जितने मिनिस्टर्स हैं वो या पार्लियामेंटेरियंस वो अपने जो असिस्टेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं जी, जिस पर और कोई अपने हिसाब से, और उस पर कोई रोक नहीं लग सकता, जो पहले इनके साथ हुआ था। और जो चेंज ऑफ जो हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने चेंज ऑफ अपॉइंटमेंट्स जो हैं, अपॉइंटमेंट अगर चेंज करते हैं या अपॉइंटमेंट्स जो भी करेंगे उस पर पूरा जो है अधिकार वो एग्जीक्यूटिव या ये लेजिस्लेचर का होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। जी, ये जो चीज़ें हैं तीन चार जो लेके चले बेसिकली टू गिव ओवरराइड, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ ये हो गया कि मतलब टोटल कंट्रोल इनके पार्लियामेंट का हो गया, गवर्नमेंट का हो गया। तो अपोजिशन का इसीलिए था, जनता का यही था कि भाई अगर सारा ये तो एक तरह से डिक्टेटरशिप हो गई, अथॉरिटेरियन रूल हो गया जी, कि सारी चीज़ वहाँ आ गई, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत टकराव हुआ, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के जो इनके चेयरमैन थे, बाकी लोग थे, उन्होंने भी किया। इनके यहाँ तक कि जो इनके रिजर्विस्ट हैं सेना के जो बिकॉज रिजर्विस्ट पर इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो हैं ज़्यादा डिपेंड करते हैं रिजर्विस्ट जी, जो ट्रेन करके आपको पता है वो चले जाते हैं या 5-6 साल की नौकरी के बाद चले जाते हैं और जब चाहें उनको ज़रूरत पड़ती है बुलाया जाता है। ख़ास करके इजरायली एयरफोर्स जो है वो रिजर्विस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि वही आते हैं जब ज़रूरत पड़ने पर। उन्होंने बोला है कि जो है वो वापस नहीं जाएंगे। जो वर्कर्स यूनियन है इनकी उसने बोला है कि 1-2 दिन में वो
अब स्ट्राइक करेंगे जी। और जो मेडिकल यूनियन थी उसने भी 1 दिन की स्ट्राइक की थी जी। तो ये चीज़ें चल रही हैं इसके अगेंस्ट। लेकिन ये सब होने के बावजूद नेतन्याहू जो है इस पर लगे रहे और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। साथ ही साथ नेचुरली ये भी है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को पूरा ही मतलब इन्होंने दबा दिया और ये था कि डेमोक्रेसी में अगर ये तीनों नहीं चलेंगे इंडिपेंडेंट तो डेमोक्रेसी रहेगी नहीं, तो वो चीज़ बोली गई। यहाँ तक देखिए यहाँ पर जो अमेरिका ने भी एक्चुअली बाहर के देशों ने भी, अमेरिका ने भी इनके ऊपर बिडेन ने बल्कि स्टेटमेंट दिया था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेजिस्लेशन नेतन्याहू वापस ले लेंगे जी। ये नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड करेगा लोगों को और डिवाइड हो रहा है क्योंकि इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों को लेकर के था और अभी भी वहाँ से इसके बाद भी आया था कि अगर इन्होंने पास कर दिया नेसेट ने, और नेसेट ने पास कैसे किया देखिए 64 मतलब 64-0 हुआ क्योंकि जो 56 इनके अपोजिशन के थे वो तो निकल गए थे जी। जी। तो ये बिल इन्होंने बोला वॉइस वोट से पास हुआ जी। तो एक वो, हालांकि दूसरा जैसे मैंने कहा प्रोविजन अभी भी बाकी है। तो ये जो है नेक्स्ट जो मेन है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का है जी। और उसके ऊपर भी देखना है कि क्या करते हैं। तीसरा जो है जो मैंने बताया कि बाहर के जो वो हैं, इवन यूरोपियन यूनियन से भी चाहे इंग्लैंड से भी यही कमेंट आया है कि भाई ये तो बहुत डिविजिव चीज़ हो जाएगी और ये कहेंगे कि एक्चुअली पोलराइजेशन हो जाएगा टोटली। दैट मीन्स हर एक आदमी, हर एक जज या जो भी होगा अब वो लेजिस्लेचर के डिपेंड करेगा। हालांकि उनका 2 या 2 जजेस तो अभी रिटायर हो रहे हैं इस साल, एक शायद नेक्स्ट ईयर। तो ये भी आ रहा है कि जो अब जज बनेंगे उनको नेतन्याहू बनाएंगे ही राइट विंग वाले जी। दूसरी चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं, खास करके उनको ये बोला जाता है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़, वो ऐसे हैं कि वो तो ना मिलिट्री में जाते हैं ना वर्क फोर्स में उनकी ज़्यादा कुछ योगदान है। 2 ही महीने वहाँ वर्क फोर्स और ये जो इसमें काम करते हैं तो वो जो है वो उनको हर एक चीज़ चाहिए जी। तो वो जो चीज़ ये देते हैं कि भाई उनको राशन पानी से लेके रहने का और बाकी चीज़, चूँकि अल्ट्रा वो हैं तो और उनके कानून भी उनके अलग हैं, चाहे वो वहाँ भी कोई वीमेन एम्पावरमेंट नहीं है, वो भी उसी हिसाब से चलते हैं, इतना पावर नहीं दिया गया है वीमेन को। तो वो जो चीज़ें हैं जो अल्ट्रा राइटिस्ट कहिए वो चीज़ें वहाँ चल रही है जो कि एक प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने कहा कि कोर्ट ये जो वर्कर्स यूनियन वगैरह सब अगेंस्ट हैं, डिफेंस फोर्सेज अगेंस्ट हैं, तो ये थोड़ा सा ये मुश्किल चीज़ है। हालांकि देखिए इजराइल की एक चीज़ और है, जब कुछ देश के ऊपर कुछ भी संकट आता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं इररिस्पेक्टिव की उनके यहाँ आपस में क्या ओपिनियन उनकी है जी। दूसरी चीज़ जो है आप देखिए अभी कोर्ट का जो है, कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है ये लॉ। कोर्ट ने अभी आज की न्यूज़ यही थी कि कोर्ट एग्री कर गया है सुनने के लिए, लेकिन वहाँ के कोर्ट में बहुत नैरो उनके लिए ओपनिंग है, इतना ज़्यादा पावर्स नहीं है जैसे हमारे यहाँ है। उनके यहाँ बोलते हैं कि जो बेसिक, जैसे हमारे यहाँ है बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर कि भाई कोर्ट कह सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते और कोई लेजिस्लेशन बनाया अगर अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर है तो कोर्ट उसको नल एंड वाइड कर देता है। लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ पर पावर नहीं है उनके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात है उसमें। हालांकि उनके पास है एक बेसिक लॉ है कि बेसिक लॉ अमेंडमेंट या बेसिक लॉ जो हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन बहुत नैरो है उनके पास रास्ता। तो शायद ये लेजिस्लेशन के लिए वो कोर्ट सुनेगा भी तो शायद उतना उसमें नहीं कर पाए जितना कि उनके लिए जैसे हम लोगों के यहाँ है। बहुत लिमिटेड पावर है उनके पास। और अभी जो है देखिए लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सब जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो ये एक चीज़ जो है बहुत मेन चीज़ है। जो एजेंडा है आपने देख लिया कि ये मैंने बताया कि गवर्नमेंट का एजेंडा है कि वेस्ट बैंक में
सेटलमेंट और ज़्यादा करना, जिससे कि कोर्ट किसी चीज़ को रिपील नहीं कर पाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कोर्ट रिपील नहीं कर पाए, कोई अप्लाई नहीं कर पाए। और पैलेस्टीनियंस के लिए बहुत बड़ा धक्का है जो वहाँ पर हैं वेस्ट बैंक और बाकी जगहों पर, क्योंकि अभी हर एक चीज़ के लिए कोर्ट में जा सकते थे, अगर जाएंगे भी तो कोर्ट, अगर लेजिस्लेशन कुछ होगा तो कोर्ट कुछ कर नहीं पाएगा। तो एक उनकी राइट्स के लिए भी ये काफ़ी बड़ा धक्का है। दूसरी चीज़, मीडिया को भी कंट्रोल हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, वो भी नहीं जा पाएंगे कोर्ट में या कहीं। तो मीडिया के ऊपर भी एक गवर्नमेंट का गैग लग जाएगा उनमें। आप चाहे जिस तरह से हम उसको कहें, गवर्नमेंट अपने एजेंडा लेके चलेगी, चाहे वो जिस तरह की भी एजेंडा हो अपने, चाहे वो आइडियोलॉजी लेकर के या अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी तरह से चल सकती है जी। हर एक गवर्नमेंट चाहेगी कि जो हमारे लॉयलिस्ट हैं उनको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज दें हर एक जगह जी। वो भी आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे कहीं जा कर के जी। तो इसके अगर देखा जाए तो चीज़ें बहुत हैं। अभी रिलीजियस अगर ऑर्थोडॉक्सी बढ़ गई, जिसकी हम बात कर रहे थे, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, और वो अगर आगे बढ़ने लगे तो आप सोचिए कि बाकी जगह क्या हालत होगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप यूरोप में पूरा लें तो हर जगह आप राइट विंग उभरने लगी है, इंक्लूडिंग यूएस, अमेरिका में भी जी ये है। और मैं रिपब्लिकन्स पूरे नहीं कहूँगा बट कुछ तो है उनका। इटली देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, इलेक्शंस हुए हैं लेकिन इस बार सीट्स इनको कम मिली हैं, राइट वाले आगे तो आ रहे हैं। इटली देख लीजिए जी। तो जनरली ये राइट विंग उभर रहा है, और अगर ये चीज़ आ गई तो आप आगे बाकी देशों के ऊपर इसका काफ़ी कुछ जो है प्रभाव पड़ सकता है। और अगर ये इनका ये कहना था, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको, सपोर्टर्स भी ये नेतन्याहू, कैसे नहीं कि सारे अगेंस्ट हैं, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा एलिटिस्ट हो गया है, एलिट लोगों की बात सुन रहा है, कॉमन लोगों की बात वो सुन नहीं रहा है। और अपने वो जो ये ऐसे लोग हैं जिनको कि ये गवर्नमेंट या बाकी लोग या सेटलर्स हैं, उनको जो है इम्यूनिटी दिए जा रहा है, उनकी बात सुने जा रहा है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली देखिए, हर जगह हर एक कंट्री में कोर्ट के ऊपर तो लगा रह रहा है, चाहे आप अपने यहाँ देखिए, चाहे पाकिस्तान देखिए, चाहे बाकी कहीं भी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती रहती हैं। तो ये चीज़ अगर आएगी तो इसका असर दुनिया भर में पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा, बाद में पड़े, धीरे धीरे पड़े, जैसे भी है, लेकिन असर तो हो सकता है। और बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं कहता कि किसी की वो हो, तीनों चीज़ें देखिए, तीनों अंग जो हम कहते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, अगर मिल करके इंडिपेंडेंटली चलें, बट मिल करके चलेंगे तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। बट अगर पावर्स का कंट्रोल ज़्यादा हो गया तब मुश्किल हो जाएगी। हालांकि अगर अपने दायरे में सभी काम करें तब तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आएगी, क्योंकि ये बात कई जगह उठती रही है कि दायरे से बाहर जाना, दायरे से बाहर बढ़ के जाना। और ये चीज़ जो इनके यहाँ भी है कि एलिटिस्ट लोगों की बात सुनी जा रही है, ये देख ही रहे हैं जी। कि कई जगह ये चीज़ें होती है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनका कि इफेक्ट हो सकता है। और प्लस अगर ये कंट्रोल हो गया, अपने ही आदमी गवर्नमेंट में आ गए, उस आइडियोलॉजी के लोग आते रहे, वही मीडिया पर कंट्रोल हो गया, फिर जो डेमोक्रेसी की बात रहती है जिस तरह चलने की, वो शायद थोड़ी कमज़ोर होगी, कुछ कमज़ोर तो होगी ही होगी जी। लेकिन जो मैंने कहा कि इनके जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी, वो कह रहे हैं इससे सरकार मजबूत होगी, हम डिसीजन ले पाएंगे, और जिस तरह के अटैक्स हमारे ऊपर हो रहे हैं, जिस तरह की परेशानी जूस को झेलनी पड़ रही है, वो परेशानी इससे कम होगी जी। बिल्कुल। पाकिस्तान अमेरिका रक्षा संबंध और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। सर, पाकिस्तान और अमेरिका अपने रक्षा संबंध और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के शीर्ष जनरल और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर के बीच बैठक हुई और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भी वार्ता की।
साथ ही भारतीय रक्षा मंत्री के जरूरत पड़ने पर एलओसी पार करने के बयान पर जिस तरह पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई है उसे कैसे देखते हैं आप? और मैं इसमें राजनाथ जी का एक बयान और जोड़ना चाहूँगा। उन्होंने रशिया यूक्रेन संघर्ष का हवाला देते हुए देशवासियों से अपील की है कि वो भी तैयार रहें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए। तो ये क्या कुछ अपनी भी तैयारी चल रही है? देखिए, पहले बात तो हम देखें पाकिस्तान का, और जो हम अमेरिका की बात की हैं जी, ये देखिए नॉर्मल विजिट रही है। पाकिस्तान चूंकि जो अमेरिका का सेंट्रल कमांड है जी, उसका एरिया है, और हर साल ये विजिट हुई। और अभी जो उनके चीफ थे सेंट्रल कमांड के अमेरिका के, जी, जनरल माइकल एरिक, वो पिछले साल भी आए थे अगस्त में पाकिस्तान में, और इस साल भी आए हैं जी, और इनकी मुलाकात हुई है। पिछली बार जनरल बाजवा थे, उनसे मिले थे, और अभी जनरल मुनीर से इनकी बातचीत हुई है। और ये एक नॉर्मल बातचीत है, लेकिन नॉर्मल का मतलब ऐसे तो नहीं आएंगे। रीज़न है क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो जाए। दो कारणों से, चीन का आधिपत्य हो जाए, चीन जो है ज़्यादा अब इन्फ्लुएंस करे अमेरिका में, जी, वो भी नुकसान है अमेरिका को, खासकर अरब कंट्रीज और बाकियों के लिए। अफ़गानिस्तान के लिए कमज़ोर हो गया पाकिस्तान, तालिबान वहाँ, या टीटीपी तो ऐसी ही बढ़ रही है, तालिबान पाकिस्तान की अब सुन नहीं रहे हैं, जी, तो वो राइज करेंगे तो और मुश्किल होगा उधर भी पाकिस्तान की मुश्किलें। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है, देखिए अभी भी पाकिस्तान अमेरिका का एक मेजर नॉन नाटो एलाई है, वो मानते हैं, लेके चलते हैं। पाकिस्तान के पास अभी भी मैक्सिमम वेपन्स एम्यूनिशन अमेरिका के हैं, जिसका मेंटेनेंस अभी प्रॉब्लम हो रही थी उनको, जी, थी नहीं या हो नहीं पा रहा था। और कुछ अगर आपने रिपोर्ट देखी हो, एक आध जो बहुत कम लिमिटेड उसमें आई, कि कुछ जो आर्टिलरी शेल्स थे या रॉकेट्स थे जो अमेरिकन गन्स के लिए या उसके लिए रॉकेट्स के लिए चाहिए थे यूक्रेन में, कैलिबर वही था, इनके पास भी वो थे, वो यहाँ से शिप से गए हैं यूक्रेन में। जी, ये भी न्यूज़ पिछले साल आई थी, कुछ बाद में नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं, तो इस वजह से विजिट्स होती रही हैं। और पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा था पहले भी, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि पाकिस्तान अपना ही दुश्मन है। उसने अपने अफ़गानिस्तान को पूरा वो किया, तालिबान को पूरा लगाया, अफ़गानिस्तान को बनाया। अफ़गानिस्तान में जब बात होती थी अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो वो हमेशा चाहता था कि इंडिया को, उसमें भारत को नहीं बुलाया जाए। जी, हमेशा उसने सोचा कि कभी भारत का इंटरफेरेंस ना हो और ना आ पाए अफ़गानिस्तान में। चीज़ पलट गई, भारत अभी भी चल रहा है उनके साथ, मानवीय मदद भारत करता रहा है, अभी भी किया है, चाहे वो अनाज दे करके, चाहे दवाइयाँ दे करके, सब कुछ करते हुए अभी भी मिशन हमारा काम कर रहा है वहाँ भारत का। और इनके साथ उल्टा हो गया है जी, यहाँ तक हालत हुई कि देखिए पिछले हफ्ते ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ बोले हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने बोला कि अगर आतंकवादी इसी तरह वहाँ पर बेस बनाते रहे तो हमको जो है डिसीजन लेना पड़ेगा और उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। जी, 2 महीने पहले हो भी रखा है, इनके बीच झड़प हुई थी, इनके अफगानिस्तान आर्मी और इनके बीच में। तो ये जो चीज़ें हो गई, प्लस टीटीपी वहीं है, बंद हुआ नहीं है जो ये चाहते थे, और तालिबान ने भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया इनके कहने पर। पिछले ही महीने ये भी अमेरिका से भी ये मैसेज गया था अफगानिस्तान में कि टेररिस्ट हाइड आउट्स नहीं बनने चाहिए, कम होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। तो ये एक जो चीज़ है, इसके ऊपर ये इफ़ेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा। तो ये एक चीज़ है जिस पर ये प्रॉब्लम इनके पास है, और ये ब्लेम करते हैं अमेरिका को कि भाई आपने शुरू कराया हमसे सारा और हमारे ऊपर वापस आ रहा है। तो ये भी आकर के इन्होंने, और दूसरी बात, पाकिस्तान दूसरों से सर्टिफिकेट चाहता है जी, तो उनको एक सर्टिफिकेट इन्होंने ज़रूर बोला, इन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में बड़ा अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान। ये आए, इन्होंने उनके एक स्नाइपर स्कूल को विज़िट किया जी, और 1-2 और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को विज़िट किए हो, और उन्होंने बोला कि
ये जो रीजन में स्टेबिलिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है इन्होंने एक सर्टिफिकेट भी इनको दिया है कि भाई मोराल बढ़ाने के लिए। तो ये जो है, लेकिन अभी ये है कि पाकिस्तान को देखिए, आपने देखा जितने अटैक्स हुए, अभी भी 2 दिन पहले अटैक हुए थे जिसमें कि इनके 9 सोल्जर्स मारे गए। उससे पहले बलूचिस्तान में हुआ था जहाँ टीटीपी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और एक और नई इनके पास आ गई, आई थिंक जैश ए जेईएम नहीं, जेईटी करके है, एक और ग्रुप है जो कि नया है, जो कि इनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, तहरीक ए जिहाद करके, तहरीक ए जिहाद एक और ग्रुप है जिसने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो जिसमें 4 सोल्जर्स मारे गए। तो ऐसे करके इनको भी प्रॉब्लम्स अभी हो रही हैं, जो अब इनको समझ में आ रहा है कि इससे क्या नुकसान होता है। तो इस वजह से जो है इनको और चीन से जितना इनको चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है जी। और चीन लिटरली जो अमेरिका ने जब इनको इक्विपमेंट दिया था, बड़ा क्लियर वो बोला था कि आप ना चीन से इसके बारे में बात करेंगे, ना उनको देंगे, ना चोली को चाहता नहीं कि टेक्नोलॉजी उनको दें या चाइना वो कर पाए। दूसरी चीज़ आप देखिए, चीन का इंटरफेरेंस काफ़ी होने लगा है पाकिस्तान में। आपको पता ही है, दो तीन चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है अभी। चीन ने इनसे पहले बोला कि BRI में आगे बढ़ाने के लिए, BRI में इनकी चीन के उस पर अटैक हुआ काफ़ी, इनके वर्कर्स पर, इंजीनियर्स पर। इन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी रखेंगे, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी ले आएंगे वहाँ पर। तो ये कि वो थी गवदार के पास, ये चाहते थे चीन अपना सिक्योरिटी बेस बनाना। चीन ने यहाँ तक बोला है कि चूँकि अफ़गानिस्तान में जो चीन चाहता था वो चीज़ हो नहीं पाई अफ़गानिस्तान से, वहाँ भी जो पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि यहाँ भी हम बेस बनाएंगे दोनों की सिक्योरिटी के लिए जी। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं जो कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो। तो इस वजह से ये लाजमी था कि अमेरिका जो है इनके साथ पास आए और इनको थोड़ा लगे कि हाँ हमारे साथ है, कुछ है, नहीं तो ये चीन की तरफ जाते रहेंगे तो और मुश्किल पड़ जाएगा। और हर एक आदमी चाहेगा, हम भी चाहते हैं कि, भारत भी चाहता है कि सिक्योर और पीसफुल पाकिस्तान रहे, नहीं तो ये चीन की तरफ भागेगा या कहीं अमेरिका कहीं भी भागेगा तो हमारे लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी ही। और चीन का जो इन्फ्लुएंस है अरब कंट्रीज में वो भी अमेरिका चाहेगा जी कि रोके, नहीं तो पाकिस्तान जो है वहाँ पर चीन की मदद ज़्यादा करना शुरू कर देगा। और जैसे मैंने कहा मैक्सिमम वेपन्स अमेरिका के ही हैं इनके पास, तो उनकी मेंटेनेंस और उनके लिए जो है ये ज़रूरी है कि ये इनकी बीच की आपस की जो है बातचीत जारी रहे, नहीं तो आगे चल के इनके लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं इसके अंदर देखते हैं कि ये रूटीन अफेयर है, लेकिन ज़रूरतें हैं अमेरिका को भी, पाकिस्तान को भी, चीन जो साथ आ रहा है। दूसरी चीज़ जो है कि अगर कहीं चीन इनके पोर्ट और बाकी चीज़ें लेना शुरू कर देगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम इंडियन ओशन के लिए आएगी जी। या गल्फ रीजन के लिए। तो ये जो चीज़ रोकना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को इसके ऊपर जी। जहाँ तक हमारे रक्षा मंत्री का बयान है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये तो हमने पॉलिसी एक बड़ी क्लियर हो गई है। अभी पिछले जो 5-6 सालों की पॉलिसी है बड़ा क्लियर है कि हम घुस कर मारेंगे, हमारे पर कुछ होगा तो हम जवाब जरूर देंगे, ये बड़ा क्लियर हो गया है जी। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठेंगे, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी फॉर्म में हम जवाब जरूर देंगे। ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से चीज़ें थोड़ी शांत हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस है, उसके लिए भी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। तो ये जो चीज़ है ये बड़ा क्लियर है। जहाँ तक इम्प्लीकेशन है कि हमें तैयार रहना चाहिए, ये तो नॉर्मल है जी। ये जरूरी है क्योंकि जब तक देश का साथ नहीं रहेगा सेना अकेले कुछ नहीं कर सकती। आप देखिए कारगिल दिवस हमने कल मनाया और मुझे याद है कि जब हम कारगिल में थे ट्रक लोड्स वहाँ लोग आ रहे थे जी। नौजवान अपने लड़के आ रहे थे हाथों में, सिर्फ वो कह रहे थे कि हमको
आप बंदूकें दीजिए और हमको जहां भेजना हो भेजिए, हम चलेंगे, काम करेंगे। जी। लद्दाख में या उधर लेह में ये हालत थी, या इधर कारगिल में भी लोगों ने, लगभग हर एक परिवार ने गांव से अपने एक आदमी को भेजा एज ए पोर्टर की, जो फौज का सामान है ले जाने के लिए, ले आने के लिए जी। बिना कुछ पूछे, बिना किसी के कहे, बिना कुछ लिए जी। ये सब। और जितनी चीजें संभव हो पाई इसी वजह से जी। लोगों ने ही आकर के बताया, लोग जो है साथ रहे। इतना मुझे याद है कि देखिए उस समय हमारी गन्स खराब थी, टायर्स रिपेयर करने थे, काफ़ी हमारे बोफोर्स खराब पड़े थे क्योंकि स्पेयर्स नहीं आ रहे थे। टायर्स के लिए गन्स खराब पड़ी थी, ट्यूबलेस टायर रिपेयर नहीं हो रहे थे। किसी को पता लगा, उस समय ग्वालियर से एक कंपनी के मालिक का फ़ोन आया कि अरे हमारे पास ये टेक्निक है, हम आप बताइए कहाँ रिपेयर करना है। उन्होंने ऊपर तक टीम भेजी रिपेयर करने के लिए। और तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि जनता का साथ नहीं मिलेगा तो ये बात सही है। कोई भी, मैं कहता हूँ सिर्फ फौजी नहीं, कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता। दूसरी बात, जहाँ फौज को पता लगता है कि देश की जनता हमारे साथ है, हमारे पीछे खड़ी है, तो वो डबल जोश के साथ काम करते हैं। जी। नहीं तो ये बताइए, जो आपको पता है कि गोलियां इतनी आ रही हैं और वहाँ आदमी चले जा रहा है बिना ये सोचे समझे, ना उसका कुछ है वहाँ, ना जमीन है, ना घर है, ना अपने परिवार के बारे में सोचता है। जी। सीधा वहाँ चले जा रहे हैं। यहाँ परिवार के नाम पर आदमी एक पिस्टल दिखाता है, लोग सब कुछ कहते हैं, सब ले लो भाई, मैं कुछ नहीं, हम जो है अपना और परिवार देखेंगे। तो ये चीज़ जब ये देश की जनता साथ रहेगी या आगे आने को तैयार रहेगी, तो ये काफ़ी बहुत बड़ा एक शक्ति अपने आप में है। जी। और जैसे है कि लोगों को हम एनसीसी वगैरह बढ़ा के ट्रेन कर रहे हैं, वो लोग अवेलेबल हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आगे आ सकते हैं। जी। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा ही रहे हैं अपना। जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके ऑफ कोर्स इंडियनाइजेशन कर रहे हैं हम आर्म्स एम्युनिशन का, मिलिट्री हार्डवेयर का, तो वो हमारे पास रहेगा। उसके साथ रिजर्व में अगर हमारे पास हथियार रिजर्व पड़े हैं, कैपेसिटी है कि प्रोडक्शन जल्दी कर लेंगे। ये भी साथ में कि जनता हमारे साथ है, ट्रेंड मैन पावर भी है साथ में आने के लिए, तो और हमें क्या चाहिए। जी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो देश को उन्होंने बोला मजबूत रहने के लिए और साथ देने के लिए सेना का। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सेना भी बिना इसके अकेले काम नहीं कर सकती। जी बिल्कुल सर। सर, श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा किन मायनों में अहम रही? क्या भारत के कहने पर ही उन्होंने अल्पसंख्यक तमिलों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई कोलंबो में? देखिए, काफ़ी समय बाद एक्चुअली हमारे बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में 1-to-1 बात हुई है जब ये आए हैं। लेकिन देखिए क्या हालात थे श्रीलंका के। जी। प्रेमदासा जो पहले थे उनको निकलना पड़ा जनता के आक्रोश से। और जनता का आक्रोश क्यों आया? क्योंकि प्रेमदास नून थे, प्रो चाइना, उन्होंने सारी पॉलिसी प्रो चाइना रखी जी। भारत को बल्कि लगभग किनारे कर रहे थे वो जी। अपना पोर्ट भी उन्होंने एक बेच दिया था हबन तोता का वहाँ पर। लेकिन जब ये मुश्किल की घड़ी आई तो सबसे आगे भारत आया जी। इंडिया ने उनको पेट्रोल दिया, डीजल दिया, जिसकी इतनी ज़्यादा कमी पड़ी थी। आपको पता है 400 लीटर तक रुपए लीटर चला गया था वहाँ। पेट्रोल लाइन लगी रहती थी, चीज़ें नहीं थी, पावर नहीं था, अनाज, फर्टिलाइजर, हर एक चीज़ जो है भारत ने दिया। $4 बिलियन का लोन दिया जी। 3 बिलियन IMF से दिलवाने में मदद की, गारंटीज और बाकी चीज़ें करके। तो काफ़ी इस बीच में मदद की थी। और नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो हमारे प्रधानमंत्री की है वो लेकर के चलते रहे, चाहे वो कोरोना का टाइम था उसके बाद का, मदद यहाँ देते रहे हैं जी। लोग तो यहाँ तक है कि भाई अपने पास प्राइसेस बढ़ रही हैं डीजल पेट्रोल के, हम वहाँ दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने नेबर फर्स्ट में ये चीज़ की और वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ें दी। तो एक चीज़ है जो कि और आप देखिए पहली बार इतना ज़्यादा जन आक्रोश हुआ श्रीलंका में, और आधी चीज़ें डायरेक्टेड थी बिकॉज उन्होंने कहा कि सब चीज़ का जड़ तो चीन है। बिल्कुल। तो वो उनको प्रेमदासा को हटना पड़ा। और उस बीच में ये विक्रम सिंघे आए। विक्रम सिंघे नॉन प्रो यूएस हैं जी, ये सबको मालूम है। लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस कितना हो रखा है ये भी हमें देखना पड़ेगा जी। अब इसमें देखिए हमारा इंडिया का क्या
भारत की जो आप चिंताएं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो हम वहाँ चाहते हैं कि उस तरह रहे, उसमें हमारी मेन एक चीज़ है कि श्रीलंका बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए दो चीज़ों से। इंडियन ओशन में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटा लेकिन इंडियन ओशन में है, और वहाँ अगर चीन का इन्फ्लुएंस हो गया, जैसे हबनतोता पोर्ट दे दिया एक पोर्ट और वो हो गया, तो हमारी सारी गतिविधियाँ जो भी हम इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी इधर देखना चाहते हैं, वो जो है उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी, और वहाँ से वो हमारी सारी गतिविधि देख सकता है जी। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है श्रीलंका की हमारे लिए जी। तो वो चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिन देखिए, दोनों का एक ही है, तमिल्स हमारे इतने ज़्यादा हैं, वहाँ अल्पसंख्यक में हैं, लेकिन आप सिनालिज भी देखिए तो जो बुद्धिस्ट हैं वो तो एक तरह से हमारे ही हुए जी। बुद्ध तो हमारे यहीं से गए वहाँ पर, तो वो भी वहाँ पर हैं। दूसरी चीज़ जो है, जैसे हमने कहा, चाइनीज इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था पैसों और बाकी चीज़ों से, कि आप देख लीजिए कि कितना फ़र्क पड़ा इससे। दूसरा, जैसे विक्रम सिंह पावर में आए हैं, ये बहुत ज़रूरी था कि उनको सबका सपोर्ट लें जी। और भारत शुरू से कहता आ रहा है कि जो 1987 की संधि हुई थी, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, जिसकी बात कर रहे थे आप, तमिलों का था कि ईस्टर्न में और नॉर्थ में मिला करके उनको जो है पावर का और देना, डिवोल्यूशन करना पावर का, जो सेंट्रलाइज था, वो चीज़ अभी तक आती रही। 2003, 2006, 2018 तक बात होती रही, लेकिन हुआ नहीं। हालांकि उनके पास तो इलेक्शन हुए ही नहीं है 2017 के बाद से श्रीलंका में, प्रोविंसेस में भी नहीं हुए हैं वहाँ पर। तो ये जो चीज़ थी वो सिनालीज की अपोजिशन था, इस वजह से ये चीज़ें हो नहीं पाई। तो ये, और इस पर ये काफ़ी जोर दिया गया, पहले भी बोला गया था, और इस बार भी जो बात हुई उसमें भी जो 5 मेन मुद्दे हैं, उसमें भी ये पॉइंट है जो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने उनको ये बोला है। तो ये चीज़ें थी इंडिया के जो कंसर्न्स थे उसमें। नाउ श्रीलंका के भी देखिए, श्रीलंका भी समझता है कि उसकी जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटजिक है, खास करके जो अभी इम्पोर्टेंस हो गई है इंडियन ओशन की, इंडो पैसिफिक की, उसमें उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है जी। बतौर यूएस, बतौर इंडिया और चीन के लेकर के, तो वो भी इम्पोर्टेंस भी समझ रहा है, लेकिन वो भी समझता है कि वो 2-3 नावों पर खड़ा होना क्या हालत है जी। तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो है प्रॉब्लम तो वहाँ है, देखिए चीज़ों की कमी है, उनको भी ओपनिंग चाहिए, उनको भी सामान चाहिए। सबसे नज़दीक भारत ही है, और भारत वंशी वहाँ पर हैं, तो उसको नकार नहीं सकता जी, बाहर से वो कुछ भी कर ले। दूसरी चीज़ जो उनके पास इम्पॉर्टेंट है कि अगर अनरेस्ट शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाएगी, तो फिर वो नहीं चल पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़रूरी था उनका यहाँ आना, बात करना, और जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है उसको आगे लेके चलना। और इस वजह से देखिए उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किए, जिसमें 5 मेन थे। एनर्जी, और आप देखिए क्लीन एनर्जी के बारे में, यूपीआई के बारे में उन्होंने बहुत देखा, और उसके बारे में मैरीटाइम के बारे में, ट्रेड, और जो फाइनेंस के बारे में एमओयू साइन हुए। तो इन सब चीज़ों की हुई, और यहाँ तक बात हुई है कि ट्रेड के बारे में विक्रम सिंह ने यहाँ तक बोला, क्योंकि टूरिज़्म देखिए एक बहुत बड़ा है, और बहुत टूरिस्ट जाते रहे थे श्रीलंका में, बहुत इनकम उनको होती है। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि रूपी में वो जो है इंडियन रुपीज़ का में पेमेंट अब वहाँ पर शुरू हो करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वहाँ पर श्रीलंका में लेन देन शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स जो टूरिस्ट जाएंगे इंडियन रुपीज़ लेके जा सकते हैं वहाँ पर, जो वहाँ चलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो शुरू कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात होगी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी बात की है, अदानी से ही उन्होंने बात की है, जो उनका कोलंबो पोर्ट पर डेवलप करने के लिए, जो कि वहाँ कंटेनर टर्मिनल एक डेवलप करना चाहते हैं, जो आई थिंक 1 बिलियन या कितने से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। और भी इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से बातें की हैं। तो इस तरह से करके
काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो जिसकी उनको भी ज़रूरत है ये करने के लिए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पोजीशन नहीं है। चीन ने काफ़ी उनके यहाँ बढ़त बना रखी है अपनी। जी। इतने पैसे दिया है तो उनके ट्रेड और कॉमर्स जो ग्रुप्स हैं उसमें ऑलरेडी उसकी पहुँच है। जी। और जो अभी अगर आप रिपोर्ट देखिए, डेली मिरर में रिपोर्ट है जो ये कहता है कि हमें जो है ओवर डिपेंडेंट, उन्होंने इन जनरल बोला है कि हमें ओवर डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए किसी भी फॉरेन सोर्स पर, और उनके ट्यून्स पर नहीं डांस करना चाहिए जी। तो कहने का उनका मतलब यही था कि भाई इंडिया के ट्यून पर नहीं डांस करेंगे। जो ये बातें हुई खासकर तमिल्स और बाकी चीज़ों पर जो हमने उनसे बात की है, तो उसके लिए एक चीज़ जो आई थी, चाइनीज़ बिजनेस हाउसेज जो हैं वो ऑलरेडी अपोज कर रहे हैं जी। इंडिया की एंट्री वहाँ पर। खास करके एक डेली एफटी करके उनका पेपर है जिसने जो कि प्रो चाइनीज़ चीज़ें लिखता है, उसने खास करके प्रोजेक्ट किया कि एलएनजी टर्मिनल एक बनना था, जो कि उसी की जो हम बात करते जो उन्होंने पहले चाइनीज़ को दे रहे थे, वो अब जो है वो उन्होंने रीथिंक कर रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है इंडिया को मिले जी। तो उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। तो ये चीज़ें वहाँ पर चलते ही रही हैं। और जो मेन चीज़ हमारी तमिल्स वाली है, एक वो चीज़ तो है ही जो कि जो रिस्पेक्ट, डिग्निटी और इसकी बात की हुई हमने, जो इनका 13th अमेंडमेंट है उसके फुल इम्प्लीमेंटेशन की भी बात हुई है कि जिसको ये करें। और जो एकॉर्ड हुआ था उस समय श्रीलंका के साथ, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन की बात ये हुई है। तो थोड़ा सा अपोजिशन है, लेकिन उन्होंने जा करके अच्छी एक पहल की है जहां बोला है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिग्नलिज मीन जो भी अपोजिशन है सबको ले करके हम चलेंगे और इस एकॉर्ड को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी पहल है जो इन्होंने किया, और ज़रूर उनको लगा होगा कि उससे उनको फ़ायदा होगा। हालांकि चीन का $7 बिलियन का लोन है इनके ऊपर, जिसको इन्होंने रीपेमेंट करना है, उसकी प्रॉब्लम है। जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि जब ये यहाँ पर थे उस समय एक चाइनीज डेलीगेशन श्रीलंका में भी आया हुआ था, और श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अली आसरी या क्या नाम है उनका, वो चीन में थे जी। अभी जो है इन्होंने भी, विक्रम सिंघे ने भी चीन में जाना है, इनकी विजिट ऑलरेडी वहाँ प्लान्ड है जी। ये भी चीज़ें हैं जी। तो इसके साथ साथ और ये भी है कि इन्होंने भी बोला था लास्ट ईयर, इन्होंने बोला था, हालांकि देखिए थोड़ा वो था उस समय, विक्रम सिंघे ने बोला था कि हम नहीं चाहते कि इंडियन ओशन जो है बिग पावर राइवलरी में आए जी। उनके कहने का मतलब यही था कि चीन, अमेरिका या इंडिया ये सब इसमें राइवलरी नहीं हो। लेकिन इस विजिट में थोड़ा उन्होंने उससे अलग बोला है जी। और उन्होंने ये बोला है कि अगर इंडिया की इसमें ग्रोथ होती है इस इलाके में, तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए ये जो सभी के लिए, हमारे लिए भी और इंडियन ओशन रीजन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा जी। तो ये देख के लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है माइंड चेंज हुआ है जी। उन्होंने, और ये इन्होंने बात समझी है जी। उन्होंने हालत देखी बाकियों की, चाहे यूक्रेन से लेकर के और बाकियों की क्या हालत हो रही है, या जहाँ जहाँ चीन पहुँचा है उन कंट्रीज़ की क्या हालत है। तो उस वजह से शायद फ़र्क उनको ये चीज़ आई है कि उन्होंने जवाब दिया। और मुझे लग रहा है कि ये जो अभी के हालात हैं उनकी धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन उन्होंने भी ये समझ लिया है कि नेबर ही हमारी ज़्यादा मदद कर सकता है जी। बाकी तो अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे जी। तो इसको ले करके शायद वो आगे बढ़ें, लेकिन चीन को नकार नहीं सकते जी। क्योंकि वो तो विरासत में जो मिली है उसको नकार नहीं सकते। तो वो भी उनको देखना पड़ेगा। तो ये बैलेंस बना करके कैसे चलते हैं, ये चीज़ जो है देखने लायक है जी। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में आपने खास तौर पर बताया कि चीन के विदेश मंत्रालय में जो उठापटक हुई है और जिससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित भी रही, उसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात पर आपने विस्तार से जानकारी दी हमेशा की तरह।
इजराइल में जो कुछ हो रहा है उसका दुनिया पे क्या असर पड़ सकता है और किन कारणों से इजराइल में हंगामा हो रहा है, इस पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी। पाकिस्तान अमेरिका रक्षा संबंध क्या मजबूत हो रहे हैं, क्या कारण है, इस पर आपने चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का आपने विश्लेषण किया और श्रीलंका के राष्ट्रपति की अहम भारत यात्रा से जुड़े बिंदुओं पर आपने अपनी व्याख्या पेश की। मुझे लगता है आज का जो कार्यक्रम है हमारे दर्शकों और पाठकों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक साबित होगा। सर, आप इस कार्यक्रम से जुड़े, इस चर्चा से जुड़े, आपका बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।